हमारे साथ में जुड़ गए हैं विवेक करवा जी। उनके पास सीधा चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देखते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ एंड चीफ फाइनेंशियल प्लानर हैं और दोनों चीज़ें समझते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को भी समझते हैं, ट्रेडिंग को भी समझते हैं, स्टॉक मार्केट को भी समझते हैं, म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। स्वागत है विवेक सर आपका हमारे शो पर। हाँ, नमस्कार एलेक्स। हाँ, नमस्कार सर। सर सबसे पहले आपसे निफ्टी पर राय जानना चाहूँगा। हम रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अच्छी बात है, बधाई उसकी सभी को, बाजार से लेकर के और बाजार से जुड़े हुए सभी लोगों को भी। क्या हम इसी ट्रैक पे ऐसे ही चलते रहेंगे या कहीं कोई कॉशन का निशान है, कोई ऐसी चीज है, कोई चीज आपको जो चिंतित कर रही है, कोई ऐसी चीज जो मेजरली लोग मिस कर रहे हैं इस यूफोरिया के अंदर में, और आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो आपको लगता है कि जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? हाँ एलेक्स, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि निफ्टी को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा रहा है कुछ दिनों से। क्योंकि मार्केट जो ब्रेथ बोलते हैं, मतलब आप निफ्टी 500 ले लो या फिर कोई भी स्मॉल कैप इंडेक्स ले लो, उसमें आपको दिखेगा कि मार्केट ब्रेथ तो बहुत वीक था, लेकिन इंडेक्स अप है। तो जो इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं ना, टेक्निकल लैंग्वेज में, वो हो रहा है। और कैसे भी करके निफ्टी तोड़ना नहीं करके वैसे मैनेजमेंट चल रहा है उसका। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे अपने ऑलरेडी अगस्त में है, अब ग्लोबल सिनेरियो कैसे पैन आउट होता है अफगानिस्तान के बाद में, ये भी मार्केट कई हद तक देखेगा। क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं क्रूड ऑयल पे तो नहीं आ जाए, इकोनॉमी सफर नहीं हो जाए, या फिर कोई युद्ध वगैरह वैसी सिचुएशन नहीं आ जाए, वो भी एक मार्केट बहुत ध्यान से देखने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। और कल भी फेड ने कहा कि हम लोग अगर टाइटन करेंगे तो हो सकता है कि मिड ऑफ 2022 वहीं से करें। और आरबीआई भी बहुत क्लियर है कि अभी लिक्विडिटी पोजीशन टाइटन नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण लिक्विडिटी मार्केट में जारी रहेगी। और हो सकता है कि निफ्टी आगे चल के, मतलब अगले एक साल के अंदर, एक साल भी क्या, मुझे तो लगता है कि जिस स्पीड में जा रहा है, ये अगले 6 महीने में 17,000 से लेके 17,500 भी हम देख सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है। ऐसे ट्रेडर ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर आपको बहुत सावधान और कॉशियस रहना होगा इस दौरान। क्योंकि कोई भी संकेत जब मिले कि हाँ, मार्केट में थोड़ा स्ट्रेस है, तब आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि जब भी डिप्स आएगा, 10-15% का बहुत फास्ट डिप आएगा, और उस स्पीड में आप बेच नहीं पाओगे। और आपको नीचे लेने का मौका जरूर मिलेगा, वो तो है। लेकिन डिप्स कभी भी आ सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो आप समझिए कि 17,000 से 17,500 आप टारगेट रखो, और लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है तो ये जाएगा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसी में सर आप ही ने दो चीजें कही हैं। आप ये कह रहे हैं कि इंडेक्स अलग चल रहा है और स्टॉक्स अलग चल रहे हैं। इंडेक्स मैनेज हो रहा है, एक टर्म आपने यूज किया और बहुत अच्छे से, और वो वाला तो इंडेक्स के अंदर में अगर मैं बना हूं, अगर मैं निफ्टी में काम कर रहा हूं तो मुझे अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं। क्योंकि आज मेरे लिए समस्या ये हो रही है कि जब मैं किसी को बधाई देता हूं कि नए रिकॉर्ड्स पे बाजार है, तो वो उस बधाई को उसी खुशी के साथ में वापस जवाब नहीं देता है। मैं इसलिए दे पाता हूँ ये बधाई क्योंकि मैं बाजार में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है बाजार के अंदर में। तो मैं तो सिर्फ इंडेक्स को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड हाइज पे है और इसकी बधाई देनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाला मेरे को पलट के ये कहता है कि उसका लाल निशान में पोर्टफोलियो चल रहा है, वो परेशानी में है या उसमें, और ये सवाल आपको दिखना शुरू हो जाएंगे अगर आप अभी मैं सवाल लूंगा तो वो बहुत सारे दर्शकों के ये सवाल आ रहे हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट है इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं, और वो चीज आपने खुद भी कही अभी जो कही है। तो ऐसी स्थिति में मैं बाजार में काम कैसे करूं सर? कि आप कह रहे हैं कि इंडेक्स तो बहुत ऊपर जाएगा, 17,500 भी दिखाएगा, और लेकिन जो मेरे स्टॉक्स हैं वो अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाए और इसमें कैसे काम करें? तो देखिए, जब एलेक्स, जब हम मार्केट में उतरते हैं, तब आपको वेरियस पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आपने इंडेक्स देख लिया और स्टॉक्स ले लिए, या फिर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो आपने बेचना चालू कर दिया, वो तो होता नहीं है। तो वेरियस पैरामीटर्स होता है। जैसे हमारे जैसे एनालिस्ट को
हम तो रोज मेटल प्राइसेस भी देखते हैं, कौन सा कमोडिटी कैसे जा रहा है, उसका क्या बेनिफिट होगा कंपनीज को, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स देख के फिर डिसाइड करना पड़ता है। तो आपको सबको उसी बेसिस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स जो खाली देखिए जो निफ्टी फ्यूचर पे खेलते हैं, जो प्योर एंड प्योर निफ्टी फ्यूचर पे खेलते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो खाली इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ्स लेते हैं मार्केट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो भी रिटर्न आएगा वो निफ्टी के बराबर आएगा। निफ्टी नीचे जाएगा तो नीचे भी आएगा, और ऊपर जाएगा तो उनको प्लस रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन अब अगर आप ब्रॉडर मार्केट में खेलते हो, और पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर्स, आप देख लीजिए कभी भी निफ्टी टॉप 100 जो है उसमें नहीं रहेगा, इनफैक्ट टॉप 200 में भी नहीं रहेगा, टॉप 200 के नीचे वाले स्टॉक्स में ही रहेंगे। आप निफ्टी 500 में 201 से लेके 500 वाले कंपनीज में आपको बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक तो छोटे काउंटर्स होंगे, और ज्यादा तेज चलते हैं, और अफोर्डेबिलिटी भी रहता है। मतलब आपको बजाज फाइनेंस 6,000 रुपए का उधर नहीं मिलने वाला है, उधर आपको 600 रुपए में, 60 रुपए में भी माल मिलेगा। तो आप जब ले रहे हो इस मार्केट में, सिर्फ एक सलाह होगी मेरी, वन एंड ओनली फर्स्ट, इसका जो सलाह है कि आप वैल्यूएशन पे ध्यान रखो। मतलब ऐसे स्टॉक्स को मत लो जो पिछले 10 साल से आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है और पिछले 6 महीने से ही चल रहा है। मेरे पास मतलब एक एग्जांपल अभी मैं देख रहा था, पैरा केबल्स करके, एक जस्ट एग्जांपल है। मैं तो ऐसे स्टॉक को छूंगा भी नहीं, क्योंकि पिछले 10-12 साल से ये स्टॉक कुछ भी नहीं किया। आप इनफैक्ट ग्राफ लगाओगे तो आपको पता चलेगा, पैरा केबल्स, PARA केबल्स। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतना तेज चल रहा है, अब क्यों चल रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और इसके लिए चल रहा है क्योंकि बहुत लिक्विडिटी उसको चेस कर रही है। तो आपको वो एक फंडामेंटल एनालिसिस, आप भले टेक्निकल एनालिसिस यूज करो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें मतलब लेने लायक कुछ है ही नहीं, ना फंडामेंटल्स कुछ चेंज हुआ है। तो ये आपको एक सलाह रहेगी कि फंडामेंटल्स चेक करके ही आप उतरो कोई भी काउंटर में। और अगर आपने फंडामेंटल्स अगर चेक किया है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक एक काउंटर बोला था, PPAP ऑटोमोबाइल, ऑटो करके, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये आप शायद पैरा केबल्स का दिखा रहे हो चार्ट जी। आज 280 से वो 250 है। मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं डर लग रहा है? क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छा है, आज नहीं तो कल वापस वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पैरा केबल्स लेके उसमें अगर फंस जाऊं तो मेरा तो गया पैसा। ठीक है। और PPAP में मैं एक अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये जो अभी हाल ही में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, और ये वाला ऑटो पार्ट्स को लेकर के जो टैक्सेस में चेंज हो रहे हैं और थोड़ा बढ़ रहा है, 18 से 28% वाले स्लैब में ज़्यादातर इनके प्रोडक्ट्स चले जाएंगे, शायद उसका भी असर है जो कि स्टॉक पे दिख रहा है, जो थोड़ा सा सबड्यूड सा है। ठीक है। इसी में सर विवेक सर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ एक लाइन में कि बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा रेलिवेंट दिखता है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तय बात है कि अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा इन सिंक विद बाजार दिखता है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, बैंकिंग सेक्टर पे मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल, और उस कारण मैं आपसे सहमत रहूंगा, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और इकोनॉमी यहाँ से रिकवर होता है। कल इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रही थी कि इकोनॉमी रिकवर हो रहा है, और ऑफकोर्स हो रहा है, हम सबको मालूम है, जीएसटी कलेक्शंस ऊपर जा रहे हैं। तो वैसे एक सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर तो ऊपर जाना ही है। मैं आपको एक और इंडेक्स बताना चाहूंगा एलेक्स, जो अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स और मार्केट ने ज्यादा फोकस किया नहीं है। ये काफी नया इंडेक्स है, फिन निफ्टी करके, FIN निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी। अब फिन निफ्टी में क्या क्या स्पेशलिटी है कि वो NBFCs को भी अंदर लेता है, खाली बैंकिंग सेक्टर। जैसे बैंक निफ्टी तो खाली बैंक्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके, लेकिन फिन निफ्टी में NBFCs भी आती है। तो NBFCs भी आज एक इकोनॉमी की बहुत खास मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ बोलूंगा मैं, जो जिसको भी ट्रैक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बहुत अच्छे हैं, और आगे चल के ये अच्छे करेंगे। अगर इकोनॉमी रिकवर होता है तो ये तो रीढ़ की हड्डी है, तो इनको तो बेनिफिट डायरेक्टली होना ही होना है। आप अगर 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाओगे तो आप जाके बैंक में ही डालने वाले सबसे पहले। जी, ठीक है। विवेक सर, कहाँ से शुरू करें आज का सफर? आप कुछ स्टॉक्स सजेस्ट करना चाहते हैं जिसको देखा जाए पहले? ओके, तो देखिए, एक दो कंपनी में बोलूंगा। एक तो मैंने PPAP ऑटो बोला है, मुझे तो अभी भी अच्छा लग रहा है, और मौका मिले तो मैं और भी लूंगा इसको। तो ये एक मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा काउंटर, इनफैक्ट
क्या बोलते हैं इसको, बुक वैल्यू इसका 220-225 के अंदर है, और इसका ईपीएस आगे चल के हो सकता है कि 20-25 रुपए आ जाए। अगर जिस दिन वो आ गया तो आपको दिख जाएगा कि ये 400 से लेके 450 या 500 भी दिखा सकता है। तो ये लॉन्गर टर्म रहेगा, मतलब एक एक 1 ईयर हॉरिजॉन के साथ इसको लीजिए। ये हुआ पहला काउंटर। और दूसरा दूसरा स्टॉक जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है वो है यूटीआई एएमसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो एएमसी है। ये बहुत ज्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है मार्केट में, लेकिन काफी निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 500 से लेके अभी 1074 आ गया है। लेकिन इसको अभी भी आप अगर कंपेयर करोगे तो 2-3 लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट में है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, निप्पॉन इंडिया लिस्टेड है, इन दोनों में इसका वैल्यूएशन सबसे सस्ता लग रहा है मुझे। और जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है और जिस हिसाब से एयूएम्स बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो आगे चल के और भी बेनिफिट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये 1074 है, यहाँ पे आप ले सकते हो। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, अभी फिलहाल उतना डीप जाएगा नहीं, मुझे लग रहा है कि 920 करीबन रहना चाहिए इसका, लेकिन जाएगा नहीं। इसके लिए आप इसको यहाँ पे ले सकते हो। और इसका अपर साइड टारगेट कोई खास तरीके से बोल नहीं सकते क्योंकि एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में है ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 1200 से लेके 1250 का स्टॉक होना चाहिए आगे चल के। तो यूटीआई एएमसी कह रहे हैं विवेक करवा सर, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी दे चुकी है, डबल से ऊपर निकल चुका है और उसमें अभी भी एक बड़ा स्कोप देख रहे हैं विवेक सर। ठीक है सर, कोई और स्टॉक ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक और स्टॉक इधर बताना चाहूंगा। ठीक है, ये है मैंने बहुत बार बोला हुआ है और इनफैक्ट इसमें अच्छा मुनाफा कमाया है। जिसने भी लिया है इसमें अब तक कमाई किया है। ये मैं 500 मतलब 480 से लेके 500 रुपए से बात कर रहा हूँ। आज ये अभी 662 चल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, एनएससी का कोड रहेगा मैकडोवल। अभी ये 662 चल रहा है। काफी स्ट्रांग है, मतलब जो इसका ब्रेथ बोलूंगा मैं, काफी स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि ये अगले साल भर में हो सकता है कि मिनिमम 1000 रुपए चला जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं मैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्टॉक जो भी मैंने अभी तक पीपीएपी बोला है या फिर अभी मैकडोवल बोल रहा हूँ, और जो भी मैं काउंटर्स बोल रहा हूँ, ये और यूटीआई एएमसी सारे वैल्यूएशंस में भी फेयर वैल्यू पे है बोलूंगा मैं, मतलब महंगे नहीं है। तो अगर कोई भी मार्केट में डिप आए और इनमें अगर करेक्शन आए तो ये और लेने का मौका रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे काउंटर्स में आप बने रहो। और अभी 662 है, मुझे लग रहा है कि ये 800 से लेके 1000 रुपए अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ये पॉसिबिलिटी अच्छी तरह है। और जो आप अगर पेयर कंपैरिजन करो, आप ग्लोबल स्पिरिट ले लो या फिर रेडिको खैतान ले लो, सारे स्टॉक्स ने, मतलब सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में ये विजय माल्या का टैग अभी तक लगा हुआ है, उस कारण काफी लोग अभी भी इसको विजय माल्या की कंपनी समझते हैं, इसके लिए ले नहीं रहे। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसका नाम रीनेम हो जाएगा, डीआईजीओ इंडिया करके इसका नाम रीनेम होगा। अभी कोई प्लान में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि होगा। और जब ये नामकरण वापस बदला जाएगा, मुझे लग रहा है कि काफी इन्वेस्टर्स इसमें जुटने वाले हैं। तो 1000 रुपए के लिए आप इसको लो। ठीक ये राय है विवेक सर की कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवल को लिया जा सकता है। मेरे में शायद कुछ अब आ गया सर, वो केवल बीएससी शायद फिक्स हो गया था, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा था यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ठीक है, 662 रुपये 45 पैसे का है और इसमें लेकर के चला जा सकता है। और स्पिरिट्स विवेक सर वैसे भी कहते हैं कि हमेशा लेकर के चलना चाहिए साथ में, तो ये अच्छी बात है। विवेक सर, बहुत सारे दर्शक हैं और वो वही वाला जो डिस्कशन जो हम कर रहे थे उस पे काफी सारे लोग परेशान हैं। मुझे यही वाली समस्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसे स्थिति में रिएक्ट कैसे करूं कि हम बाजार की के हाईज की शुभकामनाएं कैसे शेयर करें या कैसे उसकी पार्टी करें जब दर्शक हमारे जो हैं वो थोड़ा सा परेशान है। जैसे अभी शिवा राम कुमार जी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन इंक्रीजिंग इंडेक्स एंड फॉलिंग शेयर्स, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल एंड व्हाट डज इट मीन। कैसे ये दोनों चीजें डिस्कनेक्टेड हैं और कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि बाजार ऊपर जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जबकि इंडेक्स का मतलब होना चाहिए कि वो ओवरऑल बाजार को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मतलब होता है कि बाजार ऊपर चल रहा है, लेकिन लोगों के शेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं या नुकसान में हैं अगर, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझा जाए?
देखिए एलेक्स, ये बोलना सही रहेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। किसी को अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं तो हर प्रोग्राम में ये बोलता हूँ कि सेंसेक्स पे ज्यादा नजर मत रखो, सेंसेक्स में ना सेंस है ना सेक्स है। तो कोई तो उसको तो उसको उसको ट्रैक करके या निफ्टी को ट्रैक करके कोई मतलब नहीं है। निफ्टी में 50 कंपनी है, लेकिन टॉप कंपनीज है, राइट। और आपको ये दिखा रहा है कि ओवरऑल बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, और ओवरऑल बड़ी कंपनीज अच्छा कर रही है। मतलब इस कोविड के समय ही जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज है उन्होंने ज्यादा नुकसान खाया है बड़ी कंपनीज के मुकाबले। लेकिन आप निफ्टी को लेके आप ब्रॉडर मार्केट को नहीं कंपेयर कर सकते। आपको अगर ब्रॉडर मार्केट कंपेयर करना है तो निफ्टी 100 है, जो थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद में निफ्टी 200 है, और इससे भी आपको ब्रॉडर देखना है तो निफ्टी 500 भी है। आप इन इंडेक्स को कंपेयर करो। आप अगर निफ्टी 500 को कंपेयर करो और आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा उसमें करेक्शन आया हुआ है, और उसमें इसके करेक्शन आया हुआ इसके लिए आपके सारे स्टॉक्स भी डाउन है, तो आप लार्जर कैप खाली कंपेयर करोगे तो आपको निफ्टी या सेंसेक्स देखना होगा। और अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में अंदर मतलब निवेश करते हो तो आपको मेरे हिसाब से निफ्टी 500 से कंपेयर करना पड़ेगा। निफ्टी 500 आप कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि हाँ, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, और वही दिख रहा है। तो मतलब वी कैनॉट कंपेयर ऑरेंज एंड एप्पल, वो लॉजिक रहेगा। अगर आप एल लेते हो या फिर इन्फोसिस ले रहे हो या फिर रिलायंस ले रहे हो तो आप निफ्टी से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आप पीपीएपी ले रहे हो या फिर छोटा मोटा काउंटर जो भी ले रहे हो उनको आप निफ्टी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दर्शकों को समझना चाहिए कि हम निफ्टी को बाजार ना समझें। निफ्टी अपने आप में एक एक अलग इंडेक्स है जिसके अंदर में कुछ ही गिने चुने शेयर्स हैं। उन गिने चुने शेयर्स के अंदर में अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो ठीक है कि आपके लिए रेलिवेंस है कि आप निफ्टी 50 को या निफ्टी को आप फॉलो करें, उस इंडेक्स को देखें, क्योंकि अगर वही स्टॉक्स जो कि उसके अंदर में आते हैं उसके बेसिस पे आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपने खरीदे शेयर्स दूसरे हैं जो कि स्मॉलर कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, जो अभी जैसे विवेक सर कह रहे हैं कि पीपीएपी अगर आप खरीदते हैं और निफ्टी को देख रहे हैं तो आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और फिर आप परेशान होते रहेंगे क्योंकि निफ्टी कहीं और जा रहा है और पीपीएपी अगर कहीं और जा रहा है। तो उस वो दोनों अपने अपने तरीके से चल सकते हैं और इसकी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही एक ही दिशा में चलें। नॉर्मली हो सकता है कि ठीक है कि वो फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ये एक अलग चीज है कि जब पूरा बाजार चलता है तो उसके अंदर में सब कुछ चलेगा, तो हर सेक्टर भी चल सकता है और हर ब्रॉडर मार्केट भी चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो और हर समय उसी रेशियो से या उसी स्पीड से होता रहे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सही है, एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं या जिन पे आप काम कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो बनाया उसके हिसाब से ही इंडेक्स को फॉलो करें, जिसमें कि निफ्टी 500 जो कह रहे हैं विवेक सर, उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपके स्टॉक्स के बहुत ही क्लोज आपको शायद दिखाई देगा या उसी से रेलिवेंट दिखाई देगा। ठीक है सर, इसी में बस एक मिनट एक 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 चीज और ऐड कर लेना चाहता हूँ। ये जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का असर भी हमें बाजार पे अभी तक नहीं दिखा है, निफ्टी पे तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं दिखा है। तो फिर वही वाली चीज है जो आप कह रहे थे जहां से आपने शुरू किया था कि इंडेक्स मैनेज्ड है। देखिए इसका इफेक्ट इमीडिएटली दिखेगा क्या, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि अपना इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ना वहां से अपने पास तेल आता है, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। और अफगानिस्तान बेसिकली लैंडलॉक्ड एरिया है, मतलब आजू बाजू में ना उनके पास पोर्ट है, वो भी नहीं है ताकि वो लोग मतलब अगर पाकिस्तान के साथ लफड़ा हो अपना कोई तो हाँ भाई पोर्ट्स है, शिप्स आती है, वो सब भी प्रॉब्लम में आ जाए। ये प्रॉब्लम जब हो सकती है जब सारे कंट्रीज मिलके अफगानिस्तान पे कुछ अटैक करना चाहे और दूसरे कंट्रीज अपोज भी करे। मतलब पाकिस्तान और चाइना तो ऑलरेडी तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी। अब कैसे अनफोल्ड होगी मैं किसी को नहीं मालूम, अपने को भी नहीं मालूम है। तो इसका अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा तभी जाके मार्केट में दिखेगा। मतलब छोटा मोटा जो हो रहा है अभी उससे इतना कोई इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। ठीक अपना है, इंडियन वैसे इकोनॉमी अलग ही स्तर पे चल एक रहा है। जो और थोड़ा सा डिस्टेंट पॉसिबिलिटी जो कई लोग कई एनालिस्ट देख रहे हैं वो ये है कि शायद तालिबान फिर अफगानिस्तान तक सीमित ना रहे और उसके बाद पीओके और उसके बाद के की तरफ अगर वो देखने की कोशिश करते हैं तो वो एक चीज है। लेकिन इस बार जिस तरीके से तालिबान आया है वो उतना एग्रेशन के साथ में नहीं दिखता है और उस तरीके की मंशा कम ही एक्सपेक्टेड है, तो शायद इसलिए बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है और उसको बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा। सर मैं जल्दी से सवालों पे चला जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और फिर दर्शक नाराज हो सकते हैं कि सवाल नहीं लिया। सर सबसे पहले उत्कर्ष सिंह जी ने एक सवाल पूछा था और वो आपसे मैं ले लेना चाहता हूँ, हीरो मोटो कॉप कैसा दिखता है सर शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं शॉर्ट कह रहे हैं कि देखिए
कह रहे हैं कि क्या करंट हाँ जी प्राइस पे बोलिए। शॉर्टिंग करी जा सकती है क्या? देखो इसमें अगर आप टेक्निकली देखो तो बहुत वीक है स्टॉक, और ये 2700 तोड़ता है तो बहुत स्टीप डाउन जा सकता है। तो इसको अभी शॉर्टिंग शॉर्टिंग तो मत करो। 2700 2000 इनफैक्ट 2710 अगर तोड़े तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं एलेक्स, तो फंडामेंटल्स भी आपको दिमाग में थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 लाख बाइक बेची है उन्होंने खाली एक दिन में कल। तो ये आगे चल के इनको बेनिफिट ही करने वाला है। तो अब तक जो रिजल्ट आया था वगैरह वो तो लॉकडाउन कोविड उस चक्कर में काफी मार खाया है स्टॉक। लेकिन आगे चल के हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे दे। तो जब तक ये 2700 नहीं तोड़ता है आप इसको शॉर्ट नहीं कीजिएगा, और जब तक ये 7000 जो 2700 के ऊपर अच्छा स्टेबल नहीं रहता है इसको बाई भी मत करो। थोड़ा ये वीक लग रहा है, चार्ट पे तो बहुत वीक लग रहा है। ठीक है सर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है या अभी रुक करके? 2710 के नीचे शॉर्टिंग होगा। ठीक है, तो ये राय है उत्कर्ष जी आपके लिए, 2710 के नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी अभी, लेकिन बाई की भी नहीं बन रही है। तो ये एक फ्लैट एक उस रेंज के अंदर में आ गया है जहां पे अभी कोई भी डायरेक्शन इसका दिख नहीं रहा है। सर इंदिरा मेडिको, दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है। इंद्रप्रस्थ मेडिको हाँ वही ना, इंद्रप्रस्थ मेडिको, 83 वाला, ओके। जी जी। ये बुलिश लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि अगर 8650 करीबन अगर तोड़ता है तो ये 92 तक जा सकता है अलग। तो अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, तो इसको होल्ड कीजिएगा। और इसका करीबन स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपए पे, 80 रुपीज 90 पैसा पे। ठीक है, तो ये राय है दीपक जी आपके लिए। सर अश्विनी शिंदे जी का सवाल है डिक्सन पे। डिक्सन एंड ट्राइडेंट शायद दोनों में पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल क्या हो सकता है। डिक्सन मैं अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि वैल्यूएशन मुझे कंफर्ट नहीं देता। इनफैक्ट चार्ट पे कैसा भी चार्ट पे भी वीक ही है फिलहाल। अगर चार्ट पे स्ट्रांग भी लगता होता तो भी मैं उसको अवॉइड करता, क्योंकि वैल्यूएशन अभी फिलहाल तो मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा है। तो इसको अवॉइड कीजिएगा। दूसरा वाला कौन सा था? ट्राइडेंट, ट्राइडेंट लिमिटेड है सर, 20 रुपए का स्टॉक ओके, है। देखिए 20 रुपए का स्टॉक, इसको अवॉइड करो फिलहाल आप। इसका कारण बताता हूं मैं। पिछले कुछ महीनों से मार्केट में क्या हुआ है, कभी पेपर, कभी टेक्सटाइल, कभी केमिकल्स, कभी सीमेंट, ऐसे बाई रोटेशन स्टॉक्स को बढ़ाया है। ओके, तो वो टेक्सटाइल वगैरह का वो रैली भी हो चुका है। अब ये वीक लग रहा है मुझे, और ये जब तक 22 वापस नहीं जाता है ये कमजोरी रहेगा। तो आप 22 के ऊपर इसको नजर वापस देख सकते हो, उसके नीचे अवॉइड करो। ठीक है, विनोद गोगिया जी जो आपको ग्रेट मैन के नाम से उन्होंने आपको खिताब दिया हुआ है, उनके सर दो सवाल हैं। एक LIC हाउसिंग पे फंडामेंटल व्यू पूछ रहे हैं, और दूसरा फिर यस बैंक पे भी क्या एंटर कर सकते हैं अलग अलग। सर LIC हाउसिंग पहले तो देख लीजिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए LIC हाउसिंग अगर आप चार्ट देखोगे तो कोई नहीं लेगा, इतना वीक लग रहा है चार्ट पे। तो चार्ट पे तो बहुत कमजोर है, और मुझे लग रहा है कि ये 260 स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ले सकते हो। 260 स्टॉप लॉस रहेगा, 260 के नीचे ये और वीक हो जाएगा। फंडामेंटली आप अगर देखो बहुत चीप लग रहा है मुझे। जो जिस हिसाब का रिवाइवल आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस में, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस आपको 500 रुपए दिखा सकता है। मतलब 400 से लेके 550% रैली इन ए लार्ज कैप, इसको मैं लार्ज कैप में गिनूंगा। लार्ज कैप स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और अभी 393 में चल रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत चीप लग रहा है फंडामेंटली। अब ये होता है ना कि जब सेलिंग प्रेशर आते बनते रहता है तो चार्ट्स पे 360 स्टॉप लॉस दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चार्ट्स को इग्नोर करके मैं फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान दूंगा, और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे बही रहेगा, और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहेगा ये। ठीक है, और दूसरा यस बैंक। यस बैंक, यस बैंक में देखिए फिलहाल आप अगर देखो तो ग्रोथ वगैरह FD जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये सब नेग्लिजिबल है फिलहाल। ठीक है, अभी साल एक भर हुआ है। मुझे लग रहा है कि आगे चल चल के, क्योंकि जितने भी बड़े निवेशकों ने इसमें इन्वेस्ट किया था 12 रुपए पे, वो 12 रुपए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा आगे चल के भी। अभी 11 रुपए की तरह चल रहा है, लेकिन ये 12 रुपए के इर्द गिर्द चलते रहेगा।
और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इसका लॉक इन पीरियड खुलेगा उस वक्त एक बार और प्रेशर बनेगा। लेकिन जितने भी ये बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, इनका एम रहेगा कि थोड़ा बहुत तो इसमें मुनाफा कमा के बाहर निकले। तो समझ लो कि यही घूमेगा ये, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला, आइडिया सेलुलर के जैसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर दोनों में कंपैरिजन की मैं बात करूं तो आप कह रहे हैं कि एलआईसी हाउसिंग ज्यादा बेटर रहेगा एंटर करने के लिए, जो कि विनोद जी पूछ रहे हैं, और यस बैंक आप कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन कंपैरिजन है ही नहीं यस बैंक में, और बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एलआईसी में तो बिजनेस तो है। तो यस बैंक अब सुधरे, हो सकता है सुधरे, क्योंकि अब उनके पास कैपिटल, एक इनडायरेक्टली एसबीआई है वो आज के दिन, एसबीआई सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उसका। जी, ठीक है सर, एक सवाल और ले लेता हूँ फिर आगे फिर आपको जाने देंगे। एक वर्मा जी का सवाल है फाइन ऑर्गेनिक को लेकर के। फाइन ऑर्गेनिक वीक है एलेक्स, चार्ट्स पे काफी वीक है ये। और अगर ये अभी आपके पास है तो 2846, ये एक सेकंड में आपको बताता हूँ, 2790, ये आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 2790। इसके नीचे गया तो ये काफी नीचे जा सकता है। ठीक है, इनका बाय है शायद 3015 पे, इनको क्या करना चाहिए 2 साल के लिए, या 2 साल से है इनके पास है? 2 साल से है? दो तो दो साल साल से है मतलब इनका हाँ, दो नहीं साल नहीं, के लिए अगर व्यू मांग अगर रहे इन्होंने हैं, इनकी मतलब, खरीद 3015 की है, 3015। ओके, तो 2 साल के लिए भी अगर है तो एक टेम्पररी स्टॉप लॉस तो 2790 पे ही बनता है। तो 2790 जाएगा तो आप एक बार निकल के फिर वापस री एंटर कर सकते हो। लेकिन 2790 नहीं तोड़ता है तो ये रिकवरी आपको दिखा सकता है। और इसका बहुत बड़ा हर्डल आएगा करीबन 3130 में, उसको तोड़ेगा तो ये काफी वापस प्रीवियस हाइस पे जा सकता है जो 3500 के ऊपर था। तो फिलहाल इसका 2790 रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये राय है वर्मा जी आपके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी राय शेयर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारी जानकारी हमें दी है, और एक अच्छा तरीका बताया आपने कि क्यों हमें ये अलग लगता है कि जब निफ्टी को हम देखते हैं और अपने स्टॉक्स को देखते हैं, क्योंकि शायद हम गलत इंडेक्स को देख रहे हैं। तो हमें अपने हिसाब से और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एक रेलिवेंट इंडेक्स ढूंढना होगा या देखना चुनना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। जो नॉर्मल, जो निफ्टी 50 हम जिसको देख रहे हैं वो, और हमारा जो नॉर्मल पोर्टफोलियो है वो शायद दोनों अलग अलग है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।